नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य की ख्याति प्राप्त वरिष्ठ लेखिका सूर्यबाला जी की कहानी आदमकद। तो आइए सुनते हैं कहानी। न सुंदरता, न सुघराई, न चेहरे पर जरा भी लुनाई, न भंगिमाओं का जादू ही। सिर से पैर तक चिकना आबनूसी रंग और सख्त मजबूत काठी का एक आदमकद शरीर। आखिर कहाँ तलाशी जाए औरत इस समूची बेलज्जती के बीच। हाँ ठीक, काली ठोस कलाइयों में दो चार मैल खाई चूड़ियां और नाक में पीले सोने की नकाशीदार बेसर हो गई औरत पने की शिनाख्त। शिनाख्त हुई या ना हुई, वह धोई पछारी किनारीदार धोती का छोर कमर में खोसे, माथा ढांपे, पीतल के बड़े बड़े हंडे परातों को पुराने अचार की फांकों से रगड़ रगड़ चमकाया करती, या फिर अपनी पुख्ता बल्कि बलिष्ठ बाहों से आंगन के बम्बे की काई कांचा करती, या डंडे में झाड़ू बांध रसोई भंडार में अटे जालों की झाड़ पोंछ। आंगन के कोने में ईख की ढेरी लगी होती। बच्चे गड़ेरियों के लिए पिनपिनाते, कामचोर नौकर बहाने बना बनाकर टाल जाते। सुनती सुनती वह अचानक टखनों तक साड़ी समेट बड़ा सा धारदार चाकू लिए आंगन के बीचों बीच पसर कर बैठ जाती और खचाखच गड़ेरियां छील छील कर थाली में ढेर लगाती जाती। बच्चे टूट पड़ते, फिर खुद भी एक कटोरे में थोड़ी सी गड़ेरियां ले आंगन में एक तरफ बैठ चूसने लग जाती, यानी बेशऊर भी। उस दौरान अगर बाहर से कोई मर्दाना खखार कर जनाने में आने की सूचना देता तो वह आंचल से पूरा मुंह ढांप गर्दन घुमा लेती, लेकिन गड़ेरियां चूसने की प्रक्रिया बदस्तूर चलती रहती। कभी कभी नौकरों चाकरों के बेलौस हंसी मजाक पर अचानक हंस भी पड़ती, जैसे काले पत्थर पे शक्कर फुटाने, लेकिन जल्दी ही वापस अपने झाड़ू फटकों हंडे परातों में शामिल हो जाती। घर का कोई आदमजात उसके आसपास फटकता ही कहाँ था, फिर भी कायम थी वह अपने भरे पूरे वजूद के साथ। हमारा चाटा पोंछा घर इसका गवाह था। लाजवंती मायके आती तो उसकी छोटी बच्ची तक उसे देखते ही बिदकती। नहीं, मैं इस नकबेशर वाली के हाथ से मालिश नहीं करवाऊंगी। मैं इसके हाथ की छिली गड़ेरियां बिल्कुल नहीं खाऊंगी। न इसके इसके नहीं, इनके। लाजवंती झिड़कती। और नकबेशर वाली नहीं, मामी। मामी? धत, वैसे ही जे भी कोई मामी हुई। तुम्हारी भी मामी, मेरी भी मामी, रमेशरे की भी मामी और झुनिया की भी मामी। और मामा? कैसा गंदा गंदा सा पजामा, आधी कटी आधी बड़ी मूछें, न कोट न पैंट न जूते न मोजे। दफ्तर दौरे पर भी नहीं जाते जे मामा, जैसे चाचा लोग आया जाया करते हैं। ये तो कचहरी भी बस तभी जाते हैं जब नाना को कोई स्टाम्प पेपर या नकल मंगवानी होती है, या फिर म्यूनिसिपैलिटी में बिजली पानी के टैक्स की भरपाई लिखवानी होती है। बाकी तो सिर्फ घड़ी घड़ी नुक्कड़ तक जाकर अपनी फटी चटी चप्पलों में टांके लगवाते ही देखा है, या फिर झिलंगी खटोली पे लेटे लेटे जेबें टटोलते उठते हैं और नाना से पैसे मांग पान दरीबे से खैनी सुपारी लाने निकल जाते हैं। जाते वक्त दिखाने के वास्ते जनान खाने के पास आ एकदम नाना मामा वाले अंदाज में पूछते हैं, बाहर जा रहा हूं, कुछ चाहिए? यानी साग भाजी नमक तेल या फिर चना चबेना ही भुनवाना हो भाड़ से। रमेशरा क्या जाएगा, ठुर्री भुनवा लाना है। मैं अपने सामने रज्जू भड़भोंजे से फरहरी मक्की भुनवाता हूं। राशन वाला भी कह रहा था, शुक्रवार तक विलायती गेहूं आएगा मामा, जांच के ले जाना। नहीं तो शनिचर को अनंत चतुर्दशी और इतवार का इतवार, दोनों दिन दुकान बंदी। लाजवंती, पूछ अपनी माँ से, धोबियाने भी जाना हो तो पान दरीबे से लौटती बेर। यानी समूची जिंदगी भाड़ से धोबियाने और धोबियाने से पान दरीबे की चौहद्दी के बीच गुजरती हुई। बाकी बचे समय में चौके से ओसारे, ओसारे से लकड़ियों वाली कोठरी में पड़े रहना। ठंडी की ठंडी, एकांत का एकांत। मामा का आरामे खास। बड़े दद्दा लिहाड़ी लेते,
मजेदार बात तो यह थी कि आरामे खास से संडास या ओसारे की तरफ जाते हुए कामता मामा बाकायदे दूसरे मर्दों की तरह खखारते भी थे, जबकि घर में एक भी ऐसी बहू बेटी नहीं थी जो मामा के अदब में माथा या मुंह ढांपती हो। सिर्फ इस खखार पर अकेली वह जहां जैसी भी होती अपना पूरा चेहरा आंचल से ढांप लेती, न अदब से, न शर्म से और न संकोच से, बल्कि एक सपाट बेलज्जती से कि क्यों किसी को किसी बदमजा एहसास से गुजारा जाए, बावजूद इसके कि खखारने वाला खुद उसी का अपना ब्याहता आदमी होता। अपनी बदसूरती, अपना शरीर उसके लिए एक स्वीकारा हुआ सच था, एक ऐसा सच जिसके लिए वह कतई जिम्मेदार न हो। तब शर्मिंदगी या दयनीयता कैसी? इसलिए वह न लजाती, न सकुचाती और न घुटती बिसूरती धराधर टसवे ही बहाती। यह सब जैसे उसके असूल के खिलाफ था। आखिर क्यों जबरदस्ती पीछे पड़कर रो घिघिया आरजू मिन्नत कर मर्द का दुलार बनाम दुत्कार बटोरी जाए? बस वो जैसी है और इसी दस्तूर पर डटी वह पूरे परिवार में कायम थी या परिवार उस पर कायम था। ज्यादती लोगों की थी जिन्होंने जबरदस्ती उसकी बदसूरती के साथ दया भाव का शुमार कर उसे अकर्मण्ड नकारे मामा के साथ बांध दिया था। इस तथ्य से भी वाकिफ था पूरा कुनबा। एक तरफ हद की बदसूरत, दूसरी तरफ एक बोदी किस्म की जरम अकर्मण्यता। यह सोचकर पलड़ा बराबर कर दिया गया था, लेकिन यह पलड़ा जबरदस्ती का बराबर किया गया था, क्योंकि काहिली ईश्वर प्रदत्त नहीं थी, न किसी अपंग अपाहिज की लाचारी ही। पूरे पूरे साबुत हाथ पैरों वाले मानुष जात की पाली हुई एक लत थी यह। शुरू से अनाथ और बेसहारे के नाम पर इस रिश्तेदार से उस रिश्तेदार के टुकड़ों पर मुफ्त खोरी में पलते चले जाने की लत। यह लत बड़ी गमखोर होती है, काफी कुछ सह ले जाती है। इसकी आड़ में उपेक्षा के पड़ले पर तुले रोटी के टुकड़े हंसते हंसते पचा ले जाता है आदमी। कोई ना कोई नाता रिश्ता भी जुड़ ही जाता है। यूं भी घर आए हुए ऐरे गैरे के लिए गृहिणी का भाई हो जाना सबसे ज्यादा आसान पदवी होती है। वही मिल गई कामता को, और बड़ी होती लाजवंती तथा भाई बहनों के लिए वह कामता मामा के ओहदे का दावेदार होता चला गया। अगली पीढ़ी का मामा होने का गौरव प्राप्त होते ही वह तदनुसार व्यवहार भी करने लगा। इसलिए कामता मामा भाड़ से मक्की भुनाने या लतरी चप्पल में गांठें लगवाने वाली बात पर अम्मा से उसी सयानेपन से सलाह मशविरा करते जिस तरह बाबूजी सनसनीखेज मुकदमों के नए मसलों पर। सबसे बड़ा ताज्जुब यह कि ब्याह के बाद मामी की आदमकद आबनूसी काया पर भी कामता मामा की प्रतिक्रिया सर्वथा अप्रत्याशित थी। न गुस्साना, न झुंझलाना और न सस्ती महंगी प्रीत प्यार की इशारेबाजी ही। उल्टे पत्नी के रूप रंग कद काठी का परिचय पाकर एक बोधे किस्म की निश्चिंतता सी कि चलो ठीक है, दुनियादारी का तकाजा था सो हो गई ब्याह शादी। अब कोई उंगली उठा के कह ही नहीं सकता कि भला क्यों नहीं व्याप्ता कामता को इस ब्याहता का मोह जाल। अरे जिंदगी जैसे अब तक गुजरती रही वैसे ही आगे भी बसर होती रहेगी, बिना किसी जोरू जाते चूल्हे चक्की के बवेले के। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए खान पान की बेला रसोई की पीढ़ी पर बैठकर जीमना और ओसारे की खटोली पर लेटकर बेताल पच्चीसी का शांति पाठ करना स्थायी तौर पे मामा की दिनचर्या में शामिल था। छठे छमासे लाजवंती ही मायके आने पर माँ से जिक्र छेड़ती। कामता मामा सारे दिन खटोली पे ऊँघते बेताल पच्चीसी पढ़ा करते हैं। बाबूजी से कहो इन्हें खतरियाने में कपड़ों की आढ़त पे ही लगवा दें, और कुछ नहीं तो खैनी तमाकू भर के ही। पैसों की बात नहीं, पर जरा हाथ पैरों की हरकत तो हुआ करेगी। हालांकि लाजवंती अच्छी तरह जानती थी कि आढ़तों, दुकानों और बही खातों पर बिठाकर मामा के हाथ पैरों में हरकतें लाने की सारी कोशिशें अब तक नाकामयाब ही रही हैं। कहीं आढ़तों की गली की चकचक उन्हें सूट नहीं करती, कहीं धन्ना सेठों के बही खातों का हिसाब ही बेढब होता।
कहीं साथ वाले मुनीम की कमीज बसाती होती। इसी बीच धोबियाने, पान दरीबे जाने और मकई चने भुनवाने जैसे बेहद जरूरी काम भी इकट्ठे हो गए होते। यह सब करीने से निपटाने के बाद थोड़ा आराम भी तो चाहिए मानुष जात को। इसलिए वापस अपनी खटोली पर। ओसारे के एक कोने में कल्लू कुत्ता पसरा होता, दूसरे में कामता मामा। फर्क सिर्फ इतना कि कल्लू कुत्ता कभी भूख भाग भी लिया करता, मामा वह भी नहीं। इधर वह नीम अंधेरी सुबह से गई रात तक मसाले और खटमीठी चटनियां पीसती, उड़द की बड़ियां और गेहूं की दलिया बनाती, गन्ने की गड़ेरियां निकालती, पिछवाड़े नींबू अनारों के थाले बांधती, लौकी की बेलें चढ़ाती और सन्नाटी दोपहरिया में चुपचाप एक कोने में बैठ बड़े मनोयोग से अपनी किनारीदार धोतियों की फटी खांचे मिला मिला के सिला करती। एक बार पूरे पौन घंटे की मेहनत के बावजूद फटी खांचे मिलाई नहीं जा सकी, नदी के दो किनारों की तरह। लेकिन इसके पहले कि लाजवंती माँ को इसकी खबर दे और माँ अपनी अधपहनी रंग उधड़ी साड़ियों में से एक दो भरपूर दया भाव से उसके हवाले करें, वह सुबह सवेरे गांव जाने के लिए तैयार दिखी। बरसों पहले छूट गए बाप दादों के 2-4 बीघे ऊसर और छप्पर छाजन देख आने के बहाने 2 दिनों बाद लौटी तो बोरी भर मकई के साथ, कच्ची छींट की 2 धोतियां और गांव के दर्जी से सिलाया पेटीकोट। मामा के लिए भी पट्टेदार पाजामा और कमीज। मामा ने देखा, बड़ी बारीकी से सिलाई के टांके और बटन की मजबूती जांची, फिर बड़े गरूर से पहन पूरी निश्चिंतता से खटोली पे लेट बेताल पच्चीसी संभाल ली। लाजवंती और ज्यादा जब्त न कर पाई। ये धोतियां और कमीज पाजामा तो मामा तुम्हारी तरफ से होने चाहिए थे। आज घर गृहस्थी हुई, कल को बाल बच्चेदार बनोगे। बेहाथ पैरों वाला मर्द भी कोई मर्द। आदमी जरा 4 पढ़े लिखों के बीच उठे बैठे तो हाथ पैर हिलाने का हुनर आए। जिंदगी कोई जूठे पत्तल की तरह चाट कर फेंक देने की चीज थोड़ी हुई। अपनी कमाई के 4 पैसों का सुख कारू के खजाने से बढ़कर। मामा थोड़ी देर शेख चिल्ली के नए कारनामे के पन्ने उलटते गुटुर गुटुर सुनते रहे। फिर लाजवंती को अपने हाथ पैरों का हुनर दर्शाने के लिए झट पैरों में चप्पलें डाल थैला संभाल लिया। जरा खतरियाने होकर आता हूँ, माँ से पूछ कुछ सौदा सुलूफ। चिढ़ी लाजवंती ने छौंका लगाया। सौदा सुलूफ कुछ नहीं लाना, अलबत्ता खैनी तमाकू के पैसे चाहिए तो बाबूजी से ले लो। मामा जान छुड़ाते से थैला लटकाए चल दिए। लाजवंती ने देखा, वह खंभे से टिकी दरवाजे से बाहर होते थैले को देखती बैठी थी। लाजवंती से नजरें मिली तो फट से कतरा लीं। होंठ भींचे थे, दृष्टि अवहेलित। साफ साफ उच्चारती, तुम लोग सिर्फ अपना अपना ही क्यों नहीं देखते? क्यों बैठे बिठाए पूरी तरह ढपी राख में से चिंगारी कुरेदने की कोशिश करते रहते हो? यह समझने में तुम्हें कितना समय और लगेगा कि इस राख के नीचे भी राख ही है, कहीं कोई चिंगारी गर्माहट तक नहीं। तुम्हारी जिंदगी क्या हमारे जिक्र के बिना नहीं चल सकती? वह बेगैरत है तो है, मेरा मर्द है, रहने दो उसे, जैसा भी वह है। मेरी आंखों के सामने मत छोटा करो उसे। औरत के लिए इससे बड़ी जहालत कोई नहीं कि सारी उम्र वह अपने आदमी की काहिली और बोधेपन पर ली जाती लिहाड़ी बर्दाश्त करती रहे। लेकिन लाजवंती की बाल बच्चेदार वाली बात किसी पतंग की तरह उसके जहन में अटक कर फड़फड़ाती रही। जरूर उस पूरी आदमकद औरत ने खुद से कहा होगा कि आखिर इतना मर्द तो यह है ही कि मुझे एक औलाद बख्श सके, और उसने सचमुच औलाद सहेज ली अपने अंदर, एक तटस्थ बेपरवाही और पूरी अधिकार भावना के साथ। लोग औचक, अरे यह पेट से बड़ी छुपी रुस्तम निकली। वही क्यों, यह कामता भी तो। खुसफुसियों और अटकलों की तानाकशियां चलती रहीं, और वह इस सब के बीच भी पूरी मुस्तैदी से पीतल के हंडों पर अचार की फांकें रगड़ती रही, नींबू अनारों के थाले बांधती रही। फिर भी लोगों की नजर में फर्क पड़ ही रहा था। तजुर्बेकार निगाहें तौल रही थीं। और कितने दिन महीने वह जचकी में बैठेगी ही।
इसे भी देखभाल रख रखाव की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद 2 के बदले 3 भूखे पेटों का इंतजाम। कहना नहीं पड़ा, गठरी मुठरी बांध एक सुबह उसने गांव जाने की तैयारी कर डाली। कामता मामा को भी सलाह दी गई कि पहलौठी की आसन्न प्रसवा इस तरह अकेली नहीं छोड़ी जाती, इसलिए साथ साथ गांव जाकर अपनी गृहस्थी बसाएं। और वह चली गई, साथ में कामता मामा। थोड़े ही दिनों में घर के हंडे परात झंवाने लगे, नींबू अनारों के थाले सूखने लगे। उन्हें सींचने वाली पुख्ता बलिष्ठ बाहें अब गांव का अपना उधड़ा छप्पर छवाने लगीं। आंगन चौबारे की गोबर से लिपाई होने लगी। देहरी दीवारों पर गेरू से मोर मोरनी और चांद सूरज उकेरे जाने लगे। लाजवंती मायके आती तो सुनती, कामता बो ने ऊसर में अरहर उगा डाली है। उसने चने मटर की पौधे रोपी हैं। उसने छप्पर पर तोरई सेम और पीले कुमड़े की बेल चढ़ाई है। कामता बो ने अपनी पीले सोने वाली बेसर बेचकर हल खरीदा है। उसने अपनी छप्पर के ऊपर नजर गुजर बचाने के लिए काली हांडी औंधाई है। खुली हवा और ताजी सब्जियों का झोल पी पी कर कामता का रंग निखर आया है। सिलसिला आगे बढ़ा। वह सौर में पड़ी है। उसने बेटा जना है। बेटा उससा आबनूसी नहीं, कामता सा गेहुआ है। लेकिन कुछ ही दिन बीतते न बीतते खबरों ने जैसे पलटा सा खाया, इतना कि उनमें सच झूठ अलग अलग खतियाना मुश्किल पड़ता गया। खबर मिलती कि बेसर बेचकर लाया गया हल मामा ने वापस बेच दिया है, और सर्वांग सीना फुलाकर इसे न्यायोचित ठहराते हुए कहते हैं, सौर का सरंजाम जुटाना था ना। पैसे हाथ में आए तो सोचा लगे हाथों खैनी जर्दा भी मंगवा लिया जाए। कोई शहर जाता हो तो पुलिस चौकी वाले चौराहे से किस्सा एक गुल बकावली भी पुराने वाली चूहों ने कुतर डाली। कामता मामा यह भी इंतजार करते रहे कि बस अब वह सौर से बाहर आए तो कुएं से पानी खींचे, रहट चलाए, खेतों की कोड़ाई करे। यहां हर बात के लिए कुएं से पानी खींचना अपने बूते की बात नहीं, शहर की बात ही। और दम के दम बम्बे का पानी, दम के दम सुरती जर्दा, बेकार औरत जात की बात मानी। गांव चले आए। दिन को तो फिर भी ठीक, पर रात को बेताल पच्चीसी पढ़ने में रोशनी कम पड़ती है। पढ़े लिखों की यही तो मुश्किल। ऊपर से गांव जवार के बूढ़े जवानों की बात बेबात नसीहतें। सब काम भले औरत से कराओ, फसल तक उगा दी उसने, अब रात की रखवाली तुम्हारे जिम्मे। अब अपने भरसक तो की ही रखवाली, बस गांजे की चिलम जरा ज्यादा भर गई, आंख झपकी रह गई। चोर रातों रात फसल काट ले गए। पके कुमड़ों के ढेर बन विलाव बर्बाद कर गए। कद्दू तोरई के पीले फूल मुरझा गए, थाले सूख गए। ऊपर से फूस का छप्पर भी उधड़ गया था। अब क्या घर क्या बाहर। इसलिए कामता मामा अफीम की खुमारी में पुलिया पर सोए पड़े रहते। बगल में पढ़े लिखे की शिनाख्त करती बेताल पच्चीसी या किस्साए गुल बकावली दबी रहती। खबरें अब चौंकाती कम, उद्गारती ज्यादा। नकारे का साथ समझो नरक का वास। वह कामता मामा के पास बेटा सुलाकर कुएं से पानी खींचने गई थी। बच्चे ने घुटनों चलकर चूल्हे की गर्म राख में हाथ डाल दिया। शहर के अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। वह रहट से मकई जवारी सींच रही थी। बच्चा नाद के पानी में गर्दन डाल लटक गया। कामता था तो पास ही, पर गांजे की पिनक में। आयु थी, बच गया बच्चा। दिन खिंचते गए। खबरें भी अपनी ताजगी खोती गईं। सच झूठ और अफवाहों की भी अपनी मियाद। एक ही आदमी की खबर आखिर कहां तक और कितने चाव से सुनी जाए। फिर सबके अपने झमेले, सबके माया जाल। निपटे सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने जंजाल से। धीरे धीरे खबरें बासी पड़ती पड़ती खत्म हो गईं। नई पीढ़ी पढ़ी और बेपढ़ी दोनों अपने अपने हिसाब से रोजगार तलाशने शहर की तरफ रवाना हो गई। कस्बा अब बरसाती जूड़ी बुखारों और अंधियाई रातों उमड़ती खांसियों का इश्तिहार बन गया।
शहर से कस्बे में आए मनी ऑर्डरों पर किए जाने वाले दस्तखतों की फहरिस्त लंबी होती गई। घर घर में एक से हालात। मोहल्ले में बच्चों की तोतली चिल्लपों और रज गज की जगह अब सिर्फ डाकिये का इंतजार। एक दूसरे की खबर लेने देने वाला अब कोई नहीं। लाजवंती खुद भी अब शहरी इलाकों में रहने आ गई थी। तभी एक सुबह लाजवंती के नए घर का कुंडा खटका। देहरी पर अपने बच्चे की उंगली थामे खड़ी थी वह, काली चट्टान की आदिम भित्ति शिला सी। अरे मामी, तुम? मामा कहाँ हैं? उसने गली के मुहाने पर खड़े इक्के की ओर इशारा किया। लाजवंती ने देखा, इक्के पर एक अर्थी बंधी थी। कांप कर सिहर गई लाजवंती, लेकिन पलकें उठाई तो सामने की सपाट सधी दृष्टि कह रही थी, जिंदा यह कब था? उसने बच्चे को आगे किया। इसे यहीं तक के लिए लाई थी। शमशान से लौटते हुए मुझे दोपहर हो जाएगी। लेकिन तुम अकेली? लाजवंती की आवाज अभी तक कांप रही थी। ठहरो, किसी को साथ किए देती हूं। नहीं, गांव के 2 आदमी साथ हैं। इक्के वाला मानता ही नहीं था कि अकेली औरत जाने किसका मुर्दा उसके इक्के पर छोड़ शहर की किसी गली में गायब हो जाए तो। वह इक्के पर चढ़ मुर्दे की बगल में चुपचाप बैठ गई। लाजवंती बच्चे के साथ लौट पड़ी। दोपहर ढले वह लौटी, नहाई और लाजवंती की दी धोती पहन एक किनारे पर बैठ गई। न रुदन, न बिलाप, न क्षोभ, न विषाद। अजीब सनाका खाई सी स्थिति। लाजवंती खुद एक पत्थर सी। अंततः उठी और सहमते सहमते खाने की थाली लाकर उसके सामने रख दी। उसने चुपचाप थाली खींच ली और एक एक कौर तोड़कर इस तरह निगलने लगी जैसे इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यही थी। फिर लोटे भर पानी पिया और थकान से चूर वहीं दीवार से ढरक गई। क्या हुआ था? बिच्छू ने काट खाया। जमीन पर सोए रहे होंगे, खाट नहीं थी। मैंने इस बार अरहर बेचकर खाट के पैसे जुटाए थे। फिर नहीं लाए खाट? खाट तो मैं ले आती, लेकिन सारे पैसे नशे पानी में खर्च कराया। नदी पार वाले गांव में जहरीले कीड़े मकोड़ों का उत्पात है भी तो बहुत। लेकिन लाजवंती ने सुना था उसने अपने घर के चारों ओर जहरीले कांटों की बाढ़ लगाई थी। मजाल है कोई कीड़ा मकोड़ा या जानवर मुंह मार सके। बिच्छू गोजरों के डर से मूंज की रस्सियां बट बट कर छींके चढ़ाए थे। खाने पीने का सब कुछ उसी से टांग कर रखती थी। खटोली नहीं आ पाई तो अपने बेटे को टूटे किवाड़ों के फट्टे जोड़कर सुला देती थी, पर वह तो नशे की पिनक में पुलिया पे जा ढरकता था। क्या करोगी, नदी पार का गांव। लेकिन कहने के साथ ही लाजवंती ने सिहर कर देखा, नदी पार के गांव में रहने वाली उस औरत की आंख का सारा पानी सोखा जा चुका था। वहां कुछ न बचा था सूखी रेत के सिवा। अभी तक उसी रेत के सूखे बवंडर में खूंटे सी गड़ी थी उसकी दृष्टि। लाजवंती ने ढूंढ ढांड कर फिर कुछ शब्द तजवीजे। जानती हूं पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, क्या कर सकता है कोई। उसे अचानक जैसे कुछ याद हो आया। उसने फट से रेत के बवंडर के बीचों बीच से अपना खूंटा उखाड़ा और लाजवंती की तरफ पलटी, जैसे कह रही हो, जिंदगी के पहाड़ों की परवाह नहीं मुझे। मुझ में कुवत है, मेरा एक घर है, मेरे 2 हाथ, माँ बेटे का पेट भरने में समर्थ। फिर एक एक शब्द पर ठहर कर बोली, मुझे सिर्फ इस बच्चे की फिक्र है। एक लम्हे को अटक कर रुकी, फिर सामने खड़ी लाजवंती को भरपूर नजरों से तौलती हुई सीधे सीधे पूछ बैठी, तुम रख सकोगे मेरे बच्चे को? कोई लाचारी वाली बात नहीं। वह जिंदा होता तब भी मैं अपने बच्चे को उसके साए तले नहीं पालती, शायद तुम्हारे ही पास लाती। यहाँ स्कूल में भर्ती करा दो, मुफ्त में नहीं, जो खर्च करना उसका राई रत्ती हिसाब देना, पाई पाई चुकाऊंगी। गांव में अरहर मकई उगाऊंगी, अमरूद अनार उतारूंगी, 150 के तो कुमड़े लौकी ही हो जाएंगे। गांव का घर खेत भी संभालूंगी
और यहाँ तुम्हारा चूल्हा चौका घर आंगन भी। पीछे के झाड़ झंखाड़ साफ कर फल फूल के पौधे रोप दूंगी। लाजवंती विमुक्त सुने जा रही थी। उसकी कही सारी बातों के बीच कुछ जगमगाते शब्दों का जादू उसे आह्लादित किए जा रहा था। उस सम्मोहित आह्लाद से भरपूर लाजवंती देख रही थी। उसकी झमाई पड़ी कलसियां चमचमा रही हैं। पिछवाड़े नींबू अनारों के थाले लहलहा उठे हैं। आंगन के चारों तरफ पीले फूलों वाली लतरें झूल रही हैं। उस कल्पित सुख में सराबोर लाजवंती कह रही थी, इस घर को अपना ही घर समझो। तुम्हारे बच्चे को कोई कष्ट नहीं होने पाएगा यहाँ। वह किसी दुःस्वप्न से मुक्त होती हुई सी कह रही थी, किसी की चहेती लजीली औरत बनकर दिखा पाना मेरे बस में नहीं था। यह काया सबसे बड़ी बाधा थी मेरे लिए। लेकिन मां बनकर दिखा पाना तो मेरे हाथ में है ना। मां बेटे के बीच कभी बदसूरत काया बाधा नहीं बनती। यह बहुत बड़ा फर्क है मर्द और औलाद में। लाजवंती ने देखा, उसका 6 साला बेटा जाने कब का जाग कर सहमा सा मां के पल्लू से चिपका खड़ा था। चलती हूं, उसने बच्चे की उंगली थाम ली। छप्पर उधड़ गया है मेरा और मुझे दूसरे हल का भी इंतजाम करना है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।